नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 9 का सोशल साइंस, इसका 4th चैप्टर सोशल एंड कैस्ट रिफॉर्म्स। अब देखेंगे सोशल एंड कैस्ट रिफॉर्म्स क्या होता है। देखो, फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन ये रहेगा कि सोशल एंड कैस्ट रिफॉर्म्स इन टुडेस मॉडर्न वर्ल्ड, गर्ल्स गो टू स्कूल एंड स्टडी विथ बॉयज़। अब देखिए, आजकल के जो ज़माना है एक ऐसा चल रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ ये दोनों भी यहाँ पर मिलकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ मिलकर रहते हैं, मिलकर खाना खाते हैं, मिलकर सब कुछ बातचीत करते हैं और मिलकर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, जो कि इसको हम बोलेंगे को एजुकेशन। ठीक है, आफ्टर ग्रोइंग अप दे गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट। अब देखिए, जैसे वो अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़कर ग्रो होने के बाद वो क्या करेंगे, कॉलेजेस में जाएंगे उनका हायर स्टडीज़ करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर ज्वाइन होंगे। क्यों? उसके बाद उनको क्या मिलेगा, जॉब्स मिलेंगे, प्लेसमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, बिफोर गेटिंग लीगली मैरिड दे हैव टू बी अडल्ट्स एंड कैन मैरी एनी वन दे लाइक, irrespective ऑफ देयर caste एंड कम्युनिटी, एंड विंडोज़ कैन री मैरी टू। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि वो लीगली मैरी करेंगे। ठीक है, जैसे कि सभी लोगों के आगे वो मैरी करते हैं। मैरी यहाँ पर दो प्रकार की होती है बच्चों, जैसे कि एक लीगली होता है और एक इलीगली। लीगली मतलब ये होता है कि सबसे आगे, यानी जो सब लोग होते हैं हमारे रिश्तेदार या कोई भी जो बाहर के लोग होते हैं, उन सभी के आगे हम यहाँ पर शादी करेंगे। जो कि हमारी जो एज आती है, एक सर्टेन एज आने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर शादी करेंगे, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। इसको हम लीगल मैरी बोलते हैं। अगर हम इलीगल मैरी बात की जाए तो अगर आपका जो एज है वो 18 के बिलो होना। ठीक है, अब आजकल ये चल रहा है कि जो गर्ल होती है इसकी जो एज है मिनिमम 18 होनी चाहिए, और बॉय की जो एज है वो 21 टू 23 ईयर्स, इसके बीच अगर है तो आप शादी कर सकते हैं, यानी मैरी कर सकते हैं। अगर आप इससे कम है तो वो जो है इलीगल मैरी के अंदर जाएगा। तो जैसे आप लीगली मैरी करेंगे, जो कि अगर आप सच्चाई से शादी करेंगे, आप अडल्ट होने के बाद, आप बड़े होने के बाद, यानी आप क्या करेंगे, आप जिससे चाहते हैं, ठीक है, आप जिसको चाहते हैं आप उससे जो है आप यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर वाले क्या करेंगे, उसकी कास्ट देखेंगे, कम्युनिटी देखेंगे। ठीक है, और उनकी जो विंडोज़ यानी बैकग्राउंड सब कुछ देखेंगे उसका कि किस तरह से है वो, फिर उसके बाद वहाँ पर मैरी करेंगे। फिर क्या होगा यहाँ पर, ऑल वुमेन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस, बट दीज राइट्स वर नॉट एन्जॉयड बाई पुअर पीपुल एज दे हैड लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, आप तो पढ़ लिखे हो, ठीक है, आप क्या करेंगे, सब वुमेन्स बन जाएंगे। आप क्या करेंगे, फिर आप वोट देंगे। ठीक है, आप जो सोसाइटी होती है उसको ग्रो अप करने के लिए आप वोट देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़े बहुत ऐसे अनपढ़ लोग होते हैं, ठीक है, यानी जो उनकी कोई शिक्षा नहीं होती, उनको कोई यहाँ पर स्टडी नहीं होती उनकी। ठीक है, यानी उनकी कोई यहाँ पर एजुकेट नहीं होते हैं वो। तो जो अनएजुकेट लोग होते हैं वो तो ऐसे तो कोई यहाँ पर एजुकेशन करके नहीं होते, तो फिर वो कैसे वोट देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, बट थिंग्स वर डिफरेंट 200 ईयर्स एगो, एट एन अर्ली स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड। अब देखो यहाँ पर क्या होता था अर्ली एज में, यानी 200 या 1000 2000 साल पहले एक ऐसा होता था कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, उनमें ही शादी होती थी। ठीक है, और जैसे कि सर्टन एज, जो कि हमारी जो छोटी एज होती है, ठीक है, जैसे कि टीन एज में शादी होती थी। अगर आप 13 एज 14 एज अगर आपकी इसी भी है तो आपकी शादी हो जाती थी। अगर आपका 10 से 12 साल है तभी घर वाले क्या करते थे, बड़े लोग आपका जो है मैरिज जो है वो अरेंज कर देते थे। इस तरह से यहाँ पर उन पुरातन काल में चलता था। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री वुमेन वर फोर्स टू प्रैक्टिस सैटी, वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रेस्ट्रिक्टेड एंड देयर वाज नो एक्सेस टू एजुकेशन। यहाँ पर क्या होता था, कुछ स्टेट मतलब कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं, यानी भारत देश में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन भारत देश को छोड़ करके बाहर के एक ऐसे कंट्रीज़ है उनमें ये होता था कि उनके जो प्रॉपर्टीज़ होते थे वो प्रॉपर्टीज़ पे उनको ही चला जाती थी, मेंस को। फिर उसके बाद क्या होता था, उनको ना और फर्दर को एजुकेशन करने को मिलता था, क्योंकि वो पहले टीन एज होते हैं, फिर आगे तो उनको स्टडी करने के लिए कुछ नहीं होता था। जो मेंस होते हैं वो काम के लिए जाते थे और वुमेन्स घर बैठते थे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता था कुछ पुरातन काल में। ठीक है, अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द caste सिस्टम ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास वर कंसिडर्ड एज अपर caste, others such as traders and moneylenders, often referred to as vaishyas, were placed after them. They came peasants and artisans such as weavers and potters, referred to the Shudras. The lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked under upper caste. The upper caste considered these groups as touchability. अब देखो यहाँ पर क्या होता था, कुछ पुरातन काल में जैसे कि हमारा जो कैस्ट होता है वो कैस्ट डिवाइड्स होने चालू हो गया, यानी हमारा जो कैस्ट सिस्टम होता है
ठीक है, उस कैस्ट सिस्टम क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड होते गया, यानी कैस्ट जो है एक सिस्टम बनता गया। जैसे कि एससी लोग होते हैं, इसकी एक अलग कैटेगरी, ठीक है। फिर एसटी लोग होते हैं ट्राइबल्स, इसकी एक अलग कैटेगरी। फिर बीसी होते हैं बैकवर्ड क्लासेस, ये एक अलग कैटेगरी, ठीक है। फिर ओबीसी, ठीक है। फिर जनरल, इस तरह से अलग अलग जो कैस्टेस है, जो भी अलग अलग जो सिस्टम है कैस्ट का, ये अलग अलग यहाँ पर डिवाइड होना चालू हो गया। फिर क्या होता था, जो ब्राह्मण्स होते थे पहले के, ठीक है, ब्राह्मण्स और क्षत्रियास, ये जो दो कैटेगरी के लोग होते थे, ये उस काल में यहाँ पर अपर कास्ट, ठीक है, यानी बहुत हाई रेंज की, जो कि जो पैसे वाले होते हैं, जो अपर जो कास्ट होती है, मतलब जो ऊंची जाति, वो उच्च जाति के लोग हम इसको यहाँ पर मानते थे, ब्राह्मण्स का और क्षत्रियास को, मतलब सब कुछ जो है ब्राह्मण्स का और क्षत्रियास का सब कुछ चलता था। और उनके बाद यहाँ पर ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स, जो यहाँ पर ट्रेड करते हैं लोग, जो पैसे वाले होते हैं, और मनी लैंडर्स, ठीक है, ये ब्राह्मण्स और क्षत्रियास के बाद ये लोग आते थे, ठीक है। इसी तरह से पीजेंट्स मतलब और आर्टियंस, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देखिए वीवर्स, पॉटर्स, फिर ये जो इनको क्या बोलते थे, शूद्रास बोलते थे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कास्ट यहाँ पर डिवाइड होती थी। लेकिन जो पैसे वाला है, ठीक है, जो जैसे कि ब्राह्मण से, क्षत्रियास है, जो शूद्रास, जो ऊंची जाति वाले लोग होते थे, उनको यहाँ पर टच होता था, ठीक है, उनको ही एक साथ वो मिलकर रहते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जो भी यहाँ पर मतलब गांव में जीते थे, देखो यहाँ पर क्या था, जो लोग सिटी में रहते हैं उसको यहाँ पर प्रेफरेंस अच्छा रहता था, यानी जो सिटी में लोग जीते हैं तो उनको क्या रहता था कि सब कुछ टचेबल रहती, यानी सब कुछ मिलकर होते थे। लेकिन जो गांव में, जो खेड़े गांव में होते हैं, जो खेड़े गांव में निवास रहते हैं, तो उनको क्या होता था, उनको कोई यहाँ पर टच नहीं करता था। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपका बेस्ट एग्जांपल है, वो एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो उनको ना कोई स्कूल में आने देता था, ठीक है, ना उनको कोई टच नहीं कर देता था। जैसे कि वो अगर किसी वाटर बॉटल या किसी अगर ग्लास से वो पानी पीते थे तो उसी ग्लास से कोई दूसरा पानी नहीं पीता था। इस तरह से अनटचेबिलिटी चलती थी। जो भी एससी एसटी, ठीक है, बीसी, ये जो लोग रहते थे, इनको यहाँ पर अनटचेबिलिटी माना गया था, यानी अगर ये जो भी छेंगे, अगर वो जिस भी रास्ते से चलेंगे उस रास्ते से कोई लोग चलते भी नहीं थे, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम होते थे उस पुरातन काल में। अब नेक्स्ट देखेंगे वर्किंग टूवर्ड्स चेंज। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पुरातन काल में इस तरह से प्रॉब्लम चल रही थी, अब इसको हम कुछ अपग्रेड करेंगे, यानी ऐसे वर्क कर रहे हैं कि इसको जो है, ये जो मॉडर्न जो है इसका, इस सिस्टम को हम यहाँ पर चेंज करना, यहाँ पर डे बाई डे चालू हो गया है, चेंज होता गया है। अब देखेंगे ये किस तरह से चेंज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, डिबेट्स एंड डिसीजंस अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस took on a new character. One important reason was the development of new forms of communication like books, newspapers, magazines, leaflets, and pamphlets. All kinds of issues like social, political, economic, and religious could be debated and discussed by men एंड समटाइम्स बाय वुमेन इन द न्यू सिटीज़। अब देखो बाद में क्या होता था, इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर हमारे पास न्यूज़पेपर्स आई है, ठीक है, बुक्स आए हैं उस काल में, फिर मैगजीन्स, फिर लेफलेट्स, पाम्पलेट्स, जो कि पोस्टर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब कुछ आना चालू हो गया है, क्योंकि अब इसमें हम जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें और सभी लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन जाए, ठीक है। इसके लिए ये सब कुछ हमारे जो सोशल मीडियाज, ठीक है, अभी तो उसमें कोई सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन सोशल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये जो भी होते थे उस न्यूज़पेपर्स में, उस मैगजीन्स में, उन्हीं पाम्पलेट्स में वहाँ पर पोस्ट होता जाता था, ठीक है। और सभी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता था, क्योंकि उस ज़माने में इस तरह से जो कि ये प्रॉब्लम चल रहे थे उस कारण। अब फिर देखो नेक्स्ट क्या होता था, वो जो यहाँ पर प्रेस मीट्स होते थे, यानी जो भी वो डिस्कस करते थे, डिबेट्स होते थे, वो कहाँ पर होते थे, नए नए सिटीज़ में। जो भी नए नए सिटीज़ होते हैं उस काल के, वहाँ पर जो है डिबेट्स होते थे। और इसको किस तरह से मतलब ग्रो अप की जाए, ये जो सिस्टम है किस तरह से बंद की जाए, इसको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए डिबेट्स यहाँ पर वो जो है मेंटेन करते थे, डिबेट्स वहाँ पर वो कंसीडर करते थे। फिर क्या हुआ देखो, राजा मनमोहन रॉय 1772 में इनका जो है बर्थ हुआ है, ठीक है। और 1833 में इनका देहांत हुआ है, ये मर गए, ठीक है। फिर फाउंडेड द ब्राह्मो सभा, लैटर नोन एज द ब्राह्मो समाज। जो ब्राह्मो सभा होती है इसको हम यहाँ पर ब्राह्मो समाज ही बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आया कि ब्राह्मो समाज इज़ आल्सो नोन एज, आपको लगाना है ब्राह्मो सभा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन कलकत्ता, अब हमारे जो राजा राममोहन रॉय है, ये क्या कहते हैं, ये पहले ब्राह्मो सभा के एक फाउंडर थे, ठीक है। ब्राह्मो सभा एक ऐसी सोसाइटी थी, इनके फाउंडर थे और ये कलकत्ता से थे। फिर देखो, राममोहन रॉय फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी फॉर सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विथ। ही वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। अब ये क्या करते थे, इनका मेन मकसद ये था राजा राममोहन राय का कि सभी हमारे जो वुमेन्स हैं इनको सभी को इक्वल राइट मिले, ये सभी को हम इक्वलिटी से देखें, और हमारे सभी जो जाति के, सभी धर्म के जो लोग हैं,
ठीक है, ये सभी को एक ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, ठीक है, और सभी जो कंट्रीज़ के लोग बिलोंग करते हैं ये सभी को एक ग्रेटर अच्छे से फ्रीडम मिले, ये इनका मेन मकसद था, ठीक है। तो इसी से ही जो है ये डिबेट्स कंसिडर करके यहाँ पर ये जो है चेंजेस डे बाय डे आते रहे। फिर क्या हुआ देखो, चेंजिंग इन लीव्स ऑफ विंडोज़, चेंजिंग कैसा हो हमारे लाइफ्स में देखो। राम मोहन रॉय began a campaign against the practice of sati. He tried to show through his writings that the practice of window burning had no sanction in ancient text. In 1829, sati was banned. Later, reformers adopted the strategy of Ramohan to challenge a practice that seemed harmful and tried to find a reverse or sentence in the ancient sketch text दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। देखो बाद में यहाँ देखो राम 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 मोही, ठीक है, राम मोही राव क्या किए थे बाद में, एक कैंपेन स्टार्ट किए थे। यानी कैंपेन मतलब एक जो यहाँ पर धरने होते हैं, ठीक है, धरनास जो प्रचार को हम यहाँ पर कैंपेन बोलते हैं बच्चों। जो प्रचार ये चालू किए थे वो प्रचार क्या था, हमारा जो साटी है, ठीक है, साटी का जो प्रैक्टिस होती है, यानी साटी मतलब ये होता है कि पुरातन काल में जो शादी होती थी उसको हम साटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पर रुकना, ठीक है, उसका रुका देना, वो क्या किए यहाँ पर कैंपेन करना चालू की, किसी की शादी जो है मतलब इलीगल ना हो, ठीक है, और किसी की शादी बिलो 18 एज, ठीक है, और मतलब जो बचपन में जो शादी होती थी पहले तो वैसा ना हो, इसलिए वो क्या किए थे, कैंपेन चालू किए थे अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ साटी। फिर क्या होता, ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स इन द प्रैक्टिस ऑफ विंडो बर्निंग नो अब तो क्या किए थे, ये एक पोस्टर्स बनाते थे, एक राइटिंग्स बनाते थे जो कि जो विंडो बर्निंग होती है उस तरह से एक पोस्टर से टेक्स्ट बना करके वो जो है उनकी कैंपेनिंग करते थे। इन 1829 सैटी वाज बैंड। फिर क्या हुआ, 1829 में जो सैटी होती है वो बैन हुआ, यानी पुरातन काल में जो शादियाँ होती थी वो अभी होना बैन हो गई 1829 में। लेटर रिफॉर्मर्स अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ रामोई टू चैलेंज ए प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल एंड ट्राइड टू फाइंड ए रिवर्स और सेंटेंस दैट एंशियंट। बाद में क्या हुआ, जो एंशियंट के लोग होते थे उनको वो मतलब दूसरे जो लोग रहते थे, ठीक है, वो क्या किए थे, रिफॉर्मर्स एक अडॉप्ट किए स्ट्रैटेजी का, ठीक है, रामोई जो है इनके एक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते थे और जो हार्मफुल जो सीम होता था उसको उन प्रैक्टिस को एक चैलेंज की तरह लेते थे, ठीक है, जो कि हमारा वो पॉइंट ऑफ व्यू रह जाता था इससे पहले। अब नेक्स्ट देखिए, ईश्वरा चंद्र विद्यासागर थ्रू एंशियंट टेक्स्ट सजेस्ट दैट विंडोज could remarry. In 1856, a law was passed permitting window remarriage by the could have of the 19th century. The movement of window remarrying spread to other parts of the country. Swami Dayanand सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज टू सपोर्ट विंडो रीमैरिज। अब देखो, अब बाद में क्या हुआ, जैसे कि बहुत लोग यहाँ पर मैरी करते थे इससे पहले ही, फिर उन सभी लोगों का हम और एक बार यहाँ पर रीमैरी करने के लिए एक यहाँ पर लॉ निकल गया है। अब 1856 में क्या हुआ है, एक लॉ जो है पास हुआ है, ठीक है, क्योंकि रीमैरी करने के लिए एक विंडो परमिट हो जाए, इसके लिए यहाँ पर 1856 में हमारे पार्लियामेंट में जो है एक लॉ जो है पास हुआ है। फिर क्या हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये क्या कहते, यही जो है हमारे एक लॉ जो होती है, जो विंडो होता है मतलब उसको रीमैरी करने के लिए ये थोड़ा बहुत सजेस्ट किया हमें। फिर क्या हुआ, सेकंड ऑफ 19th सेंचुरी जो है उसमें क्या हुआ, रीमैरी होना मतलब उसका जो रीमैरी का जो पार्ट्स होते हैं वो स्प्रेड होना कंट्री में शुरू हो गया है, क्योंकि रीमैरी ज़रूर करना चाहिए। फिर क्या हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती ये क्या किए थे, आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज को एक फाउंड किए थे। यानी अगर आपको क्वेश्चन में आए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, तो आपको आंसर लगाना है स्वामी दयानंद सरस्वती। हमारे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या किए थे, आर्य समाज को फाउंड किए थे। और ये आर्य समाज किस काम के लिए आता था बच्चों, जो कि टू सपोर्ट विंडो रीमैरिज, जो रीमैरिजिंग होता है, जो भी और एक बार यानी जो कि पुनः जो यहाँ पर मैरिज होते हैं उसको रीमैरिज करने के लिए यहाँ पर ये आर्य समाज को फाउंड किए हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अब नेक्स्ट देखेंगे, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। बाद में क्या हुआ, जैसे शादी रीमैरिज हो गए, ठीक है, फिर जो लोग होते हैं मतलब जो गर्ल्स होते हैं, वुमेंस होते हैं, वो बाद में फिर से स्कूल में जाना चालू किए हैं। अब किस तरह से किए हम देखेंगे। एजुकेशन फॉर गर्ल्स वर नेसेसरी टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। हमारा जो एजुकेशन सब मतलब की पावर है बच्चों, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो कि किसी का भी मतलब किसी के हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी किसी के हम सुन भी नहीं सकते, हम एक लॉ की तरह जा सकते हैं, ठीक है, हम सच्चाई से जो कि विथ नॉलेज, ठीक है, विथ एजुकेशन हम एक अच्छी कंडीशन से जा सकते हैं। तो एजुकेशन जो है एक नेसेसरी है हमारे लाइफ में, ठीक है, जो कि हमारे जितने भी कंडीशन है, जितने भी नॉलेज है, ठीक है, हमारे सोसाइटी में अब एजुकेशन चल रहा है बच्चों। विदाउट एजुकेशन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। अभी जैसे कि पुरातन काल में तो उतना कोई नहीं रहता था, लेकिन अब इस काल में सब कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अभी उसके साथ तो अभी एजुकेशन भी बहुत यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसलिए एजुकेशन जो होता है बहुत नेसेसरी है
तो क्या होता था, अब गर्ल्स के लिए तो बहुत नेसेसरी एजुकेशन, तो उसके इम्प्रूवमेंट कंडीशन जो होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए अब देखो इन द मिड 19th सेंचुरी के बीच क्या हुआ था, द फर्स्ट स्कूल्स वर ओपन। बाद में क्या होता, जो पहले स्कूल्स होते हैं वो ओपन हुए हैं, ठीक है, मिड 19th सेंचुरी में। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आया कि द फर्स्ट स्कूल्स वर ओपन इन विच सेंचुरी, तो आपको आंसर लगाना है मिड 19th, ठीक है। वरना अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि अगर मिड 19th नहीं उसमें अगर 19th है तो आपको आंसर लगाना है 19th, ठीक है। 19th सेंचुरी या मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, गर्ल्स के लिए एक स्कूल ओपन हुए थे, ठीक है। मैनी feared that schools would take girls away from the home and prevent them from doing their domestic duties. To teach schools, girls have to travel to public spaces. Many people feel that girls should stay away from public spaces. So most educated women were taught at home by liberal fathers और husbands. अब यहाँ पर क्या होता था कि पहले उस काल में क्या होता था बच्चों, जैसे कि लोगों की शादी होती थी, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ की, ठीक है, उस छोटे छोटे बचपन में। तो बाद में क्या होता था कि लोगों को ऐसा लगता था कि वो जो गर्ल्स हैं वो पब्लिक के आगे ना जाएं, ठीक है, क्योंकि अभी तो शादी होकर रहती थी, तो उनको क्या लगता था कि वो जो गर्ल्स होते हैं वो किसी पब्लिक के आगे ना जाएं। तो बाद में क्या होता था, वो ऐसे डरते थे कि हाँ अभी उनके जो लड़की हैं, ठीक है, जो लड़कियाँ, अब जो बॉयज़ होते हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं होता है बच्चों, उनका कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गर्ल्स है उनकी शादी होकर रहती थी, तो उनको पब्लिक के स्पेस के आगे से ट्रैवल करना बहुत यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उस काल में क्या हुआ, फिर जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर एजुकेटेड वुमेंस होते हैं वो क्या करते थे, जो भी यहाँ पर गर्ल्स हैं उनके घरों में जाते थे, घर में जाकर उनके जो फादर्स हैं और जो गर्ल के हस्बैंड्स होते थे उनको अच्छे से समझा देते थे कि हम सब कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप बस उनको कॉलेज में स्कूल्स में भेजिए और हम उनको जो है उच्च शिक्षा, जो अच्छी जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से बोलकर वो घर घर जाके कैंपेनिंग करते थे, जो कि एजुकेटेड वुमेन्स जाकर, ठीक है। फिर क्या होता था, इन द लैटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी आर्य समाज एस्टेब्लिश्ड स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन पंजाब। फिर क्या होता था, अब जो सेंचुरी ख़त्म होगी 19th सेंचुरी से ख़त्म होती थी, फिर उसके बाद आर्य समाज जो है हमारा, ये बस गर्ल्स के लिए हेल्प करता था। तो गर्ल्स के लिए क्या किए हैं आर्य समाज, पंजाब में जो है नए नए स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया था, यानी नए नए स्कूल्स के यहाँ पर इंप्लीमेंट किए हैं। एंड ज्योतिराव फुले एस्टेब्लिश स्कूल्स इन महाराष्ट्र। फिर क्या हुआ, जो ज्योतिबा फुले हैं, हम इसको ज्योतिराव फुले भी बोलते हैं, ये क्या किए थे, महाराष्ट्र में इन्हों भी यहाँ पर स्कूल्स को एस्टेब्लिश किए गए थे गर्ल्स के लिए। इन एरोस्टैटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स वुमेन लर्न टू रीड द कोरन इन अरबिक टॉक बाई वुमेन हु केम होम टू टीच। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगैन टू रिटर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वुमेन राइट अबाउट वुमेन। अब जो कि वुमेन जो है, हम वुमेन के बारे में क्या लिखेंगे, देखो इन द अर्ली 20th सेंचुरी यानी 20वां सेंचुरी की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। एट द 20th सेंचुरी बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड ए नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अबाउट वुमेन। यहाँ पर भोपाल में क्या होता था बच्चों, भोपाल में एक नोटेबल एक रोल प्ले होता था क्योंकि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और वो यहाँ पर जो नोटेबल जो रोल है उसको कौन प्रमोट करते थे एजुकेशन के लिए, जो कि वुमेंस, जो एजुकेटेड वुमेंस होते हैं वही यहाँ पर पुरातन काल में जो भी प्रमोशंस, ठीक है, जो भी कैंपेनिंग, जो भी यहाँ पर काउंसलिंग्स, वो एजुकेटेड वुमेन्स ही करते थे, ठीक है। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन अलीगढ़। अलीगढ़ में क्या होता था, वो अलीगढ़ में क्या किए थे, एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर फाउंड किए थे। प्राइमरी स्कूल क्या होता है बच्चों, नर्सरी से लेकर के 5th क्लास तक, इसको हम यहाँ पर प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, ठीक है। वरना कुछ स्कूल्स में 1st क्लास से होते हैं, 1st क्लास से 5th क्लास, 1st क्लास से 3rd क्लास। अगर ये नर्सरी से 5th क्लास, इस बीच में जो भी क्लासेस आते हैं ये सब कुछ प्राइमरी क्लास के आते हैं, ठीक है। इनके बीच में सब कुछ जो भी आते हैं प्राइमरी क्लास होते हैं। अब देखो प्राइमरी क्लास जो है वो फाउंड करना शुरू कर दिए अलीगढ़ में। फिर क्या होता था, जो बेगम रॉय है, ठीक है, बेगम रोकेया शेखावत, ठीक है, बेगम रोकेया शेखावत क्या किए थे, इनका फुल नेम बच्चों बेगम रोकेया शेखावत हुसैन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। अब ये क्या होता था, मुस्लिम की जो गर्ल्स होते थे इनको अरबिक सीखना होता था, ठीक है। अब इनको अगर हम स्कूल में भेजेंगे तो ना वो अरबिक सीख पाएंगे घर में, क्योंकि घर में जो है देखो मुस्लिम के लोग जो है मतलब ऑलमोस्ट लेडीज़ घर के जो है बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उनका जो है रिलीजन होता है उनका, वो रिलीजन के प्रकार वैसे बाहर नहीं निकलते बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होता था, अब जो मुस्लिम के गर्ल्स होते थे या बॉयज़ होते थे, अब बॉयज़ था तो कुछ नहीं, लेकिन गर्ल्स क्या होते थे वो बाहर नहीं निकल पाते थे उनके रिलीजन के प्रकार। तो बाहर के जो टीचर्स होते थे उनके घर में आकर अरबिक पढ़ते थे, ठीक है, सिखाते थे, क्योंकि गर्ल्स यानी मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिम चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो या कोई भी हो, मुस्लिम वालों को अरबिक सीखना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। तो उनको यहाँ पर सिखाने के लिए बाहर से जो है यहाँ पर आते थे टीचर्स उनके घरों में, क्योंकि पढ़ाने के लिए गर्ल्स को। फिर क्या होता था, अब उनको ना कोई टाइम मैनेज होता था स्कूल में जाने के लिए, ना कुछ होता था। फिर ये क्या किए, ठीक है,
सभी जो गर्ल्स है वो बाहर निकलने के लिए हमारे जो यहाँ पर बेगम रोकेया शेखावत हुसैन ये क्या किए थे, यहाँ पर हमारे मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में सेपरेट यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किए, एस्टैब्लिश कर दिए। इंडियन वुमेन स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़ बाय द 1880s। फिर क्या हुआ, जैसे उनकी प्राइमरी कंप्लीट हो गई और 1880s इस ईयर में हमारे जो वुमेंस होते थे ये यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाना चालू किए हैं। वेयर दे वर ट्रेंड टू बी डॉक्टर्स, जो कि इनको हम डॉक्टर बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेन करते थे। एंड सम बिकेम टीचर्स, और थोड़े बहुत यहाँ पर टीचर ही बन गए, और टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर्स बनने के लिए ये क्या करते थे, उनको ट्रेन करते थे। ऑलमोस्ट यहाँ पर डॉक्टर्स और टीचर्स के लिए यहाँ पर यही बनाने के लिए उनको हम ट्रेन करते थे। पंडिता रमाबाई wrote a book about the miserable lives of अपर कास्ट हिंदू वुमेन। हमारे जो पंडिता रमाबाई है ये क्या किए थे, एक बुक लिखे थे मिजरेबल लिव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन इस नाम की, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि व्हाट द बुक रोट ऑफ पंडिता रमाबाई, अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन आया तो आपको लिखना है आपको मिजरेबल लिव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, आपको आंसर लगा देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि मिजरेबल लिव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन दिस बुक इज़ रिटन बाई या दिस बुक इज़ रोट बाई, तो आपको आंसर लगाना है पंडिता रमाबाई, ठीक है। पंडिता रमाबाई क्या की थी, हमारे सभी के लिए, ठीक है, एक बुक लिखी थी जो कि यहाँ पर एक बुक जो है वो हिंदू के ऊपर थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बारे में, ठीक है, और वो हिंदी के ऊपर बेसिस पर थी। तो वो जो बुक है ये पंडित रमाबाई ने लिखी थी। अब नेक्स्ट देखिए, मेनी हिंदूज नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न सेज एंड दैट इज वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड एरोड फैमिली वैल्यूज़ बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या होता था, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हमारे जो हिंदू के नेशनलिस्ट है वो हिंदू वुमेन को अडॉप्ट करना चालू किए हैं, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। वुमेन रोट बुक्स, एडिटेड मैगजीन्स, फाउंडेड schools and training centers and set of women's associations. They are formed political groups and to push through loss of female। अब क्या होता था बच्चों, अब जैसे कि डे बाय डे क्या होता था, अब जैसे इंप्रूवमेंट आना चालू हुआ, एजुकेशन जो सिस्टम है वो ठीक से बनना चालू हुआ, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, और यहाँ पर हमारे जो बुक्स होते हैं, बुक्स देना, एडिटेड मैगजीन्स प्रोवाइड करना, ठीक है, और उनको ट्रेनिंग सेंटर्स देना जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, ये सब कुछ अब डे बाय डे यहाँ पर इम्प्रूव होना चालू हो गया है। फिर क्या होता था यहाँ पर देखिए, अब फीमेल यहाँ पर सफरेज, द राइट टू वोट एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन, और उनके लिए एक अच्छा जो हेल्थ केयर होता है, ठीक है, जो उनके दवाई हैं, ठीक है, और जो भी उनके हेल्थ इश्यूज़ जो भी आते हैं उसको केयर करने के लिए हमारे, और वुमेंस को यहाँ पर एजुकेशन देने के लिए वो इम्प्रूवमेंट होना चालू हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर वुमेंस के लिए एसोसिएशन स्टार्ट हुए हैं। वो एसोसिएशन क्या करते थे, बच्चों को, जो बच्चियाँ जो होते हैं, लेडीज जो होते हैं, उनको हेल्थ केयर जो भी उनको सफ़र होते हैं वो उनको फ्री में सब कुछ यहाँ पर ट्रेन करना, फ्री में सब कुछ उनको यहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये चालू करते थे, और एजुकेशन ठीक से देना, यही यहाँ पर एसोसिएशन का काम होता था, एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इन द 20th सेंचुरी जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। अब बाद में क्या होता था, 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी में क्या होता था बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, हम इसको क्या बोलते हैं, चाचा नेहरू बोलते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी क्या किए थे, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों ने मिलकर क्या किए थे, हमारे जो लोग होते हैं, हमारे जो वुमेंस है, हमारे जो लेडीज़ है इंडिया के, वो सभी को ग्रेटर इक्वालिटी, यानी सभी को जो है इक्वली पढ़ाया जाए, इक्वली फ्रीडम मिले, इनके लिए वो लड़ना चालू किए, इनके लिए सपोर्ट के लिए डिमांड चालू हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। ये कास्ट क्या होती है, सोशल रिफॉर्म क्या होता है, हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, द प्रताना समाज adhered to the tradition of bhakti which believed in spiritual equality of all castes. The Paramas Mandali founded in Bombay in 1840 worked for the abolition of caste। अब देखिए हमारे जो देखिए परमहंस मंडली, ठीक है, हमारे जो परमहंस मंडली क्या एक यहाँ पर बॉम्बे में एक ऐसे फाउंड की थी जो कि 1840 में वो ऐसा वर्क करती थी कि अबोलिशन ऑफ कैस्ट, वो कैस्ट को जो है, चाहे वो किसी भी कैस्ट हो, कैस्ट को अबॉलिश करने के लिए वो जो है एक फाउंडर, मतलब एक जो है परमहंस मंडली, ठीक है, इस नाम से जो है एक फाउंडेशन ये स्टार्ट की थी यहाँ पर बॉम्बे में। वो किसने स्टार्ट किया, यहाँ पर देखिए, द प्रथाना समाज, हम इसको प्रधान बोलते हैं, ठीक है। अभी तो प्रथाना समाज क्या होता था, अदर टू ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, ये क्या होता है, इनकी जो ट्रेडिशन है वो भक्ति की होती थी, ठीक है। विच बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कैस्ट, यानी जो स्पिरिचुअल जो इक्वालिटी है वो सभी कैस्ट के लिए सेम होती है, इस तरह से वो बिलीव करते थे,
ठीक है। अब वो क्या की थी, एबोलिशन ऑफ कैस्ट, कैस्ट को अबोलिश करने के लिए 1840 में एक पराहंस मंडली को स्टार्ट किए थे, एक फाउंड किए थे ऑर्गेनाइजेशन को। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरियर्स बिगेन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या होता था फिर, जैसे ड्यूरेशन ऑफ 19th सेंचुरी में क्या होता था, क्रिश्चियन मिशनरीज को और यहाँ पर जो भी हमारे ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर मतलब एक लो जो होता है, यानी लो जो स्कूल्स होते हैं, लोअर स्कूल्स, इस तरह से वो स्टार्ट होना चालू हुए हैं। एट द सेम टाइम द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स पीपल फ्रॉम लो कास्ट बिगेन मूविंग टू द सिटीज़ वेयर देर वर नीड डिमांड फॉर लेबर। अब क्या होता था, हमारे जो गाँव के लोग होते थे, ठीक है, उनके जीने के लिए कुछ यहाँ पर सोर्स नहीं होता था, ठीक है, उनका ना कोई काम मिलता था ना कुछ मिलता था। तो जैसे यहाँ पर सिटी डेवलप होती थी, फिर सब क्या करते थे, जो लोग गांव के रहते थे वो सब शहर में जाकर शिफ्ट होना चालू किए हैं, ठीक है। और वो ऐसा डिमांड लगाई सिटीज़ में जाकर जो कि उनको एक लेबर जो है वर्क चाहिए, ठीक है। मतलब सिटीज़ को गए हैं और ऐसा डिमांड किए हैं कि हमें भी कुछ एक वर्क चाहिए करने के लिए, ठीक है। जो कि वो क्या होते थे, स्मॉल टाइम मतलब छोटे छोटे शहर के लोग, ठीक है, छोटे छोटे गांव के लोग, ठीक है, और यहाँ पर पीपल लो कास्ट के लोग, ये सब कुछ जाना चालू किए, यानी सिटी में जाकर के एक डिमांड रखते थे कि हमें भी एक लेबर की तरह वर्क चाहिए। फिर क्या होता था, some also went to work in plantations in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia. For the poor and the people from low castes, it was an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered. अब देखो, बाद में लोग जो गांव के होते थे उनको कुछ काम नहीं मिलता था, शहर में भी गांव में भी। फिर वो क्या किए थे, वो दूसरे यानी अन्य जो स्टेट्स होते हैं, उनका जो स्टेट होता है खुद का, वो छोड़ करके कोई दूसरे, चाहे वो भारत देश के कोई दूसरे स्टेट हो, जैसे कि आसम हो या कोई भी हो, या वरना वो कंट्री छोड़कर ऑलमोस्ट दूसरे कंट्री में जाकर निवास करते थे। जीने के लिए कुछ सोर्स नहीं था उनको इंडिया में, तो बाहर कंट्री में जाकर फिर शिफ्ट होना और वहाँ पर कुछ काम करना, ठीक है, वो स्टार्ट किए थे। और दूसरे भी कंट्रीज और जो भी वो काम करते थे बच्चों, उनके बहुत मतलब लाइफ के लिए बहुत दिक्कत का सामना, मतलब बहुत कुछ वो सफ़र किए हैं, लेकिन कुछ नहीं, वो डे बाय डे मतलब अभी काम तो करते गए क्योंकि उनको काम कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी नॉन ब्राह्मण्स caste began organizing movements against the caste discrimination and demanded social equality and justice। अब देखो, बाद में क्या होता था, सेकेंड हाफ सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी के बाद क्या होता था, नॉन ब्राह्मण कैस्ट यानी नॉन ब्राह्मण कैस्ट के अंदर कौन आते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे मतलब बिना मतलब अगर जो लोग यहाँ पर ब्राह्मण्स के नहीं है, हम उनको यहाँ पर नॉन ब्राह्मण्स बोलते हैं, जैसे कि आपकी ST SC, ठीक है, OBC BC, ठीक है। ये ऐसे जो लोग होते हैं, ये लोग यहाँ पर ब्राह्मण्स के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के। अब जो ब्राह्मण्स के अंदर आते हैं हम उसको ब्राह्मण्स बोलते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर इन कैटेगरी से जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट तो यहाँ पर 90% जो लोग हैं वो ब्राह्मण्स तो नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ऐसे जो कैस्ट के लोग हैं नॉन ब्राह्मण्स, ये क्या किए थे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक मूवमेंट्स बनाते थे जो कि अगेंस्ट द कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन। पहले क्या होता था, अनटचेबिलिटी, यानी अगर ये जो नॉन ब्रह्मास होते थे, ब्राह्मण्स जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे लोग, उनको ना कुछ टच करने देते थे, ना कुछ उनको शिक्षा मिलती थी सही से, ना उनको कोई स्कूल में आने देता था, ये सब कुछ होता था। तो फिर क्या हुआ था, ये नॉन ब्राह्मण्स जो कैस्ट के लोग हैं, जो भी यहाँ पर बिना ब्राह्मण्स के जो भी लोग हैं, ये क्या करते थे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे और मूवमेंट्स चलाते थे जो कि अगेंस्ट कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी उनको भी एक सबसे मतलब और डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। यहाँ पर क्या बोलते थे, इनका डिमांड एक ही था कि सब इक्वल होना चाहिए, सबके जो भी यहाँ पर न्याय होते हैं सबको लॉ एक ही होना चाहिए, और कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन वाकई में ये नहीं होना चाहिए, ताकि अगर कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो फिर सब भेदभाव चालू हो जाता है, ठीक है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, सोशल सबके लिए यहाँ पे इक्वालिटी होना चाहिए, और जस्टिस जो भी इनकी न्याय होती है, जो भी समानता होना चाहिए, इस तरह से इनकी डिमांड चलती थी बच्चों। फिर नेक्स्ट देखिए, द सातनामणि मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई घासीदास हु वर्कड एज अ लेदर वर्कर एंड ऑर्गेनाइज्ड ए मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। अब देखो, हमारे एक ऐसे लेदर वर्कर, ठीक है, ये भी एक कोई जाति मतलब वो भी आप देखिए बच्चों, हमारे जो पहले के लोग होते थे नॉन ब्राह्मण्स, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, वो कोई यहाँ पर पैसे वाला नहीं होते थे, ठीक है, और उनको कोई जॉब नहीं मिलता था, उनका कोई यहाँ पर राजा नहीं रहते थे, वो बस कोई भी वर्कर्स, ठीक है, वो भी कोई ऐसे काम करना, खेतों में जाकर काम करना है किसी के दुकान में, ठीक है, या वरना ऐसे कोई लेदर वर्क ऐसे कुछ भी काम करना, या कोई पॉट्स बनाना, ठीक है, ऐसे कोई भी जो है एक वर्कर की तरह काम करते थे। तो एक लेदर वर्कर हमारे घासीदास जी क्या किए थे, एक यहाँ पर सातनमी, ठीक है, सातनमी जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किए थे। अगर आपको क्वेश्चन है कि सातनमी मूवमेंट फाउंडेड बाई डैश, तो आपको लगाना है घासीदास, ठीक है,
घासीदास जी क्या किए थे, साथ में एक मूवमेंट था इस नाम का, इस मूवमेंट को स्टार्ट किए हैं कि यहाँ पर जो सोशल स्टेटस को लेकर के। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर क्वेश्चनड ब्राह्मिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द caste system. Sri Narayana Garu proclaimed the ideals of unity for his people. He argued against treating people unequal on the basis of caste differences. अब हमारे जो नारायण गारू क्या किए थे, जो नारायण जी हैं, ये एक ऐसे आइडियल, एक यूनिटी ऐसे बनाई पीपल्स को, एक पीपल्स को ऐसे एकता जमाई, जो कि ये पीपल ऐसे आर्ग्यू करते थे जो कि सब इक्वल होना चाहिए। अनइक्वल के पीछे वो आर्ग्यू करते थे, यानी सब इक्वल होना चाहिए, सबके कास्ट ऐसे क्यों डिफरेंस है, सबके कास्ट एक होना चाहिए, सब कुछ ऐसे बोल करके ये यहाँ पर लड़ना चालू किए। यही थे बच्चों आपके आज के टॉपिक्स, ठीक है। यानी ये किस तरह से यहाँ पर पहले अनटचेबिलिटी क्या होती थी, क्या कास्ट यहाँ पर डिवाइड होते थे, ठीक है, किस तरह से इक्वल न्याय बाद में इम्प्रूवमेंट होना चालू किए, क्या लोग यहाँ पर जो मुस्लिम के रहते हैं घर में उनको बाद में कैसे स्कूल में भेजा गया है, ठीक है, पब्लिक के आगे ही, फिर कैसे कैसे मतलब उनको काउंसलिंग्स मिली है घर जा कर के, फिर उनको किस तरह से नए नए स्कूल्स डेवलप हुए हैं, क्या क्या यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गए हैं, ठीक है, इनको और यहाँ पर जो कि ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनको डॉक्टर बनाया जाता था, टीचर्स बनाया जाता था, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर हम आज के इस लेक्चर में सीखे हैं। अब हम आज के इस लेक्चर को लेकर के यही अब चैप्टर हमारा जो कि 7th चैप्टर, ठीक है, सॉरी हमारा जो 4th चैप्टर है जो कि सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, इसको लेकर के हम अभी 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे 25 क्वेश्चंस जो कि हमारे 4th चैप्टर से सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स के हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज अकर्ड इन द स्टेटस ऑफ वुमेन ओवर द पास्ट 200 ईयर्स इन इंडिया। अब देखो पिछले जो 200 साल पहले क्या होता था, वुमेंस के मतलब बहुत सारे यहाँ पर वुमेंस से सिग्निफिकेंट चेंज हुए अभी, क्योंकि आपको पता है, आपको अभी बताए थे क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, और किस तरह से पहले ट्रीट किया जाता था वुमेंस को, ये सब कुछ अभी तो आप देखते हैं, ठीक है, इस मॉडर्न यहाँ पर जनरेशन में कि बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस मिला है। तो हम देखेंगे कि किस यहाँ पर चेंजेस है। ऑप्शन ए बता रहा है यहाँ पर वुमेन वर रेस्ट्रिक्टेड टू हाउस होल्ड चोर्स। ऑप्शन बी है विंडोज वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीमैरिंग। ऑप्शन सी वुमेन्स राइट्स टू एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी इंप्रूव्ड। ऑप्शन डी बोल रहा है वुमेन वर एनकाउंटर्ड टू प्रैक्टिस साटे। तो इसका सही उत्तर है बच्चों जो कि ऑप्शन नंबर सी वुमेन्स राइट्स टू एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी इंप्रूव्ड। अब देखो पिछले साल में क्या होता था, उस 200 साल पहले उनको ना कोई एजुकेशन मिलता था वुमेन्स को सही से, क्योंकि शादी होती थी, और प्रॉपर्टी इंप्रूव्ड, जो प्रॉपर्टी होती है और जो प्रॉपर्टी होती है ये भी इम्प्रूव होना चालू हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इम्पैक्ट सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए देखिए बच्चों यहाँ पर दे लिमिटेड द स्प्रेड ऑफ आइडियाज। ऑप्शन बी देखिए दे प्रिवेंटेड डिस्कशंस ऑन सोशल इश्यूज। ऑप्शन सी देखिए दे फैसिलिटेटेड डिबेट्स एंड डिस्कशंस। ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर दे रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू नॉलेज। अब इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी दे फैसिलिटेटेड डिबेट्स एंड डिसीजंस। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 3 देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ब्राह्मो सभा लेटर नोन एज ब्राह्मोजी समाज। आपको अभी बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है, जो कि ब्राह्मो समाज, जो कि हमारा उसका हम बोलेंगे अभी ब्राह्मो, मतलब इससे पहले ब्राह्मो सभा बोलते थे, अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पर इसको ब्राह्मो समाज। पहले था ब्राह्मो सभा, अभी है ब्राह्मो समाज। अब हम ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें किसने फाउंड किया है, किसने यहाँ पर शुरुआत किया है। ऑप्शन ए देखिए राजा राम मोहन राव रॉय। ऑप्शन बी देखिए महात्मा गांधी। ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंदा। ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय जी एक ऐसे फाउंडर है ब्राह्मो सभा के, ठीक है, ये एक फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि राजा राम मोहन रॉय ब्राह्मो सभा के फाउंडर है। इसको हम ब्राह्मो सभा को ब्राह्मो समाज भी बोलेंगे अभी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्ट्रैटेजी डिड राम मोहन रॉय एंड लेटर रिफॉर्मर यूज टू चैलेंज हार्मफुल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए दे इग्नोर्ड एंशियंट टेक्स्ट एंड रिलाइड solely on modern arguments. Option B देखिए they emphasized the importance of maintaining traditional customs. Option C देखिए they found words of or sentences in ancient texts to support their views. Option D देखिए they relied on the support of colonial officials to enforce change. तो इसका सही उत्तर बन जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर सी जो कि they found words
और सेंटेंसेस इन एंशियंट टेक्स्ट टू सपोर्ट देयर व्यूज। ऑप्शन ये सी सही है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म डिड ईश्वर्या चंद्र विद्यासागर एडवोकेट फॉर इन इंडियन सोसाइटी। देखो अब हमारे जो एक एडवोकेट जी है, जो कि वकील साहब बोलते हैं इसको, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, हमारे एडवोकेट है। ये हमारे इंडिया सोसाइटी के लिए क्या हेल्प किए हैं। ऑप्शन ए देखिए, प्रमोशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। ऑप्शन बी देखिए, एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ऑप्शन सी देखिए, एम्फोसिस ऑन ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स। ऑप्शन डी, परमिशन फॉर विंडोज टू रीमैरी। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि परमिशन फॉर विंडोज टू रीमैरी। अब देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डिड राममोहन रॉय चैलेंज द प्रैक्टिस ऑफ साटी। तो ऑप्शन ए देखिए, बाय एनकरेजिंग वुमेन टू पार्टिसिपेट इन साटी रिचुअल्स। ऑप्शन बी देखिए, बाय एम्फोसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ साटी इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। ऑप्शन सी बोल रहा है बाय पब्लिशिंग पम्पलेट्स एंड डायलॉग्स अगेंस्ट द साटी। ऑप्शन डी बोल रहा है बाय अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन विथ ट्रेडिशनलिस्ट। आंसर सी इसका सही होने वाला है, जो कि बाय पब्लिशिंग पम्पलेट्स एंड डायलॉग्स अगेंस्ट साटी। हमारे जो यहाँ पर राम मोहन रॉय क्या किए थे, एक ऐसा राजा साटी जो होती है, यानी जो साटी होता है, इसको मतलब अवॉइड करने के लिए, इसकी जो प्रैक्टिस है इसको यहाँ पर अगेंस्ट क्या किए थे, एक पम्पलेट्स, ठीक है, डायलॉग्स यहाँ पर लिखना स्टार्ट किए, पब्लिश करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। देखो सेवेंथ क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एजुकेशनल इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन इन द लैटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। इसका ऑप्शन ए देखिए, वुमेन वेयर primarily educated at home by liberal fathers or husbands, fearing the corrupting influence of public schools. ऑप्शन बी बोल रहे हैं, आर्य समाज एंड ज्योतिराव फुले established colleges for schools for girls, encouraging education for women in Punjab and Maharashtra. ऑप्शन सी बोल रहा है, वुमेन इन नॉर्थ इंडिया predominantly learned to read Arabic in aristocratic Muslim households. ऑप्शन डी बोल रहा है, द ऑर्थोडॉक्स opposed women's education, leading the limited access for formal education for women। इसका सही उत्तर बन जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर्य समाज। आर्य समाज एक ऐसा समाज है जो कि मतलब यहाँ पर गर्ल्स के लिए हेल्प करते थे, ठीक है। आर्य समाज और ज्योतिराव फुले, ये दोनों ने मिलकर क्या किए थे, यहाँ पर गर्ल्स के लिए उनकी अच्छी शिक्षा के लिए वो इनकरेज करते थे, और गर्ल्स के लिए ऐसे यहाँ पर स्कूल्स बनाइए पंजाब और महाराष्ट्र में। जो आर्य समाज लोग क्या कर रहे हैं, आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे मेंबर्स थे, वो यहाँ पर पंजाब में स्कूल इम्प्लीमेंट किए हैं, और ज्योतिराव फुले जी क्या किए थे, महाराष्ट्र में यहाँ पर गर्ल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर स्कूल्स यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब यहाँ पर देखेंगे एथ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड ए नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन, particularly founding a प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। ऑप्शन ए देखिए, राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन बी देखिए, पंडिता रमाबाई। ऑप्शन सी, बेगम रोकेयत शिकावत हुसैन। ऑप्शन डी देखिए, ईश्वरा चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर बन जाएगा बच्चों, वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बेगम रोकेया शिकावत हुसैन। हमारे जो बेगम रोकेया शिकावत हुसैन जी क्या किए थे, वुमेंस के लिए एक अच्छी शिक्षा देने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए, जो कि अलीगढ़ में जो है एक ऐसे प्राइमरी स्कूल जो है बिल्ड किए हैं ये, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच रिफॉर्मर स्पेसिफिकली क्रिटिक्ड ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिसेस एंड एस्टाब्लिश्ड शेल्टर फॉर विंडोज, एडवोकेटिंग फॉर ग्रेटर क्वालिटी फॉर वुमेन अक्रॉस रिलीजियस टाइम्स। इसका ऑप्शन ए, ईश्वरा चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी, पंडिता रमाबाई। ऑप्शन डी, ताराबाई शिंदे। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर सी, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई जी ने क्या किए थे, यहाँ पर ऐसे एडवोकेट किए थे, मतलब ग्रेटर इक्वालिटी के लिए वुमेंस के रिलीजियस को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर 10th क्वेश्चन देखो, व्हाट लेजिस्लेशन वाज पास्ड इन 1929 टू एड्रेस द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। अब देखो ऐसा कौन सा लेजिस्लेशन है जो कि 1929 में एड्रेस ऑफ इशू हुआ था चाइल्ड मैरिज को लेकर के भारत देश में। तो ऑप्शन ए देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। ऑप्शन बी, अर्ली मैरिज बैन एक्ट। ऑप्शन सी, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। ऑप्शन डी, चाइल्ड राइट्स एंड मैरिज एक्ट। तो इसका सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। अब हम देखेंगे 11th क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड एन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट क्रिटिसाइज्ड। ऑप्शन ए, ईश्वरा चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन
बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय। जो कि हमारे राजा राम मोहन रॉय क्या किए थे, हमारे जो एंशंट के बुद्धिस्ट लोग हैं उसके जो टेक्स्ट होते थे उसको ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1840 विद द एम ऑफ अबॉलिशिंग कास्ट। अब देखो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉम्बे में 1840 में यहाँ पर जो है वो फॉर्म हुई थी। ठीक है, ऐसी एक फाउंडेशन है, ठीक है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉम्बे में 1840 में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि कास्ट अबॉलिशन को लेकर के। ठीक है, अब ऑप्शन ए देखिए ब्राह्मो समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी देखिए परमहंस मंडली, ऑप्शन डी प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, ऑप्शन बी देखिए आर्य समाज, ऑप्शन ए ब्राह्मो समाज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि परमहंस मंडली। परमहंस मंडली क्या की थी, यहाँ पर बॉम्बे में 1840 में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था जो कि यहाँ पर परमहंस मंडली नाम का, जो कि ये कास्ट को लेकर के अबॉलिश करते थे। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन का सही आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी परमहंस मंडली। अब 13 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो होती है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑप्शन ए बोल रहा है एडवोकेटिंग फॉर विंडो रीमैरिज, ऑप्शन बी बोल रहा है वर्किंग फॉर द अबोलिशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रोमोटिंग स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट, ऑप्शन डी देखिए फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रमोटिंग स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट्स। ठीक है, अब हमारा जो प्रार्थना समाज था ये क्या था, एक प्राइमरी इसका ऑब्जेक्ट यही था कि सभी जो कास्ट है, ठीक है, उसके सभी जो स्पिरिचुअल जो है सभी इक्वल होना चाहिए, यही उनका जो है मेन मकसद था। तो हमारा 13 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम देखेंगे 14 क्वेश्चन, व्हाट मेजर चेंज वाज मेड टू द एज लिमिट फॉर मैरिज थ्रू द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929। तो ऑप्शन ए देखिए मेन कुड मैरी एट 18, ऑप्शन एंड वुमेन एट 16, ऑप्शन बी देखिए मेन कुड मैरी एट 21 एंड वुमेन एट 18, ऑप्शन सी देखिए मेन कुड मैरी एट 20 एंड वुमेन एट 17, ऑप्शन डी मेन कुड मैरी एट 25 एंड वुमेन एट 20। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि मेन कुड मैरी एट 21 एंड वुमेन एट 18। ठीक है, अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखिए, विच रिफॉर्म एसोसिएशन सपोर्टेड विंडो रीमैरिज इन द नॉर्थ ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ऑप्शन ए बोल रहे हैं ब्राह्मो समाज, ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी परमहंस मंडली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। ठीक है, जो कि हमारा जो आर्य समाज है एक ऐसा एसोसिएशन था जो कि विंडो जो है रीमैरिज को लेकर के सपोर्ट करता था। ठीक है, 19th सेंचुरी में। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के दौरान विच रीजन सॉ द फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन एडवोकेटिंग फॉर विंडो रीमैरिज। जो विंडो रीमैरिज जो होता है ऐसा कौन सा एडवोकेटिंग एसोसिएशन है जो कि फॉर्म हुआ है सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी में। ऑप्शन ए बोल रहा है बंगाल में हुआ है, ऑप्शन बी बोल रहा है मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी बोल रहा है पंजाब, ऑप्शन डी बोल रहा है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, अब चलिए हम देखेंगे 17 क्वेश्चन, विच लिटरेसी वर्क इज एसोसिएटेड विथ राश सुंदरी देवी। राश सुंदरी जो हमारा देवी ये जो लिटरेसी है ये किस लिए वर्क किए, किसके एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए बोल रहा है आनंदा मत, ऑप्शन बी बोल रहा है सुल्तानास ड्रीम, ऑप्शन सी बोल रहा है स्त्री पुरुष सुल्ताना। ठीक है, स्त्री पुरुषा देखो स्त्री पुरुष तुलना। अब नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर डी अमन जीवान। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो हमारा डी रहेगा अमन जीवान। ठीक है, अमर जीवान। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स रीइंटरप्रेटेड वर्स फ्रॉम द। अब ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए बच्चों वीरा सलिंगम पंतुलु, ऑप्शन बी देखिए ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सी मुमताज़ अली, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मुमताज़ अली। ठीक है, अब हम देखेंगे 19 क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्त्री पुरुष तुलना ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन विच क्रिटिसाइज द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। देखिए यहाँ पर
स्त्री पुरुष तुलना हमारा जो बुक है इसका ऑथर कौन है? तो ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर ताराबाई शिंदे, ऑप्शन बी बोल रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है यहाँ पर पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी है ज्योतिराव फुले। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारी बुक है स्त्री पुरुष तुलना, इसकी जो ऑथर थे जो है हमारे ताराबाई शिंदे। अब नेक्स्ट देखेंगे लास्ट जो कि हमारा 20th क्वेश्चन, हु वॉज द 19th सेंचुरी फिगर नोन फॉर एडवोकेटिंग विंडो रीमैरिज इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फॉर द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी देखिए वीर सलिंगम पंतुलु, ऑप्शन सी देखिए ईश्वरा चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर बन जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी वीर सलिंगम पंतुलु। ये क्या किए थे? हमारे जो मद्रास प्रेसिडेंसी है तो इनके पास जो है एक विंडो रीमैरिज जो होता है इसका जो है एक अच्छा एडवोकेटिंग फिगर था इनका 19th सेंचुरी में। ठीक है, ये हमारे तेलुगु के लोग थे। ठीक है, जो कि यहाँ पर वीरसलिंगम पंतुलु। ठीक है, तो बच्चों यही थे आपके टॉपिक्स। टोटल हम यहाँ पर 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यही क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।